आज हम 4 ऐसे सोल्जर्स की कहानी को जानने वाले हैं जो अभी अभी वॉर जीत कर आए हैं और उन्हें एक खजाने के बारे में पता चल जाता है। अब खजाने के बारे में पता चल जाए तो लालच तो अपने आप दिमाग में आ जाता है, इन्हें भी आ जाता है करोड़पति बनने का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्हें सभी से छुपकर उस खजाने तक पहुंचना होगा और बिना किसी की नजरों में आए उसे अपने साथ लाना होगा। अब इस खजाने को पाने के लिए ये चारों कितने पापड़ बेलते हैं, बहुत ही मस्त तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में, जिसका नाम है 3 किंग्स। तो कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका और इराक के बीच हुए वॉर के समय को दिखाया जाता है, जिस वक्त अमेरिका कुवैत की तरफ से इराक से लड़ रहा था, जिसमें अमेरिका ने इराक को हरा दिया और दोनों ने मिलकर एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि सीज फायर में ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि दोनों साइड अब यहाँ से एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। इसके बाद हमें अमेरिकन आर्मी को दिखाया जाता है जो वॉर जीतने की खुशी में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। सभी चारों तरफ पार्टीज कर रहे होते हैं और घर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। उसी बीच हम ट्रॉय नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो इस एंजॉयमेंट के दौरान बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि हाल ही में ट्रॉय पिता भी बनाया ना, तो उसको दोगुनी खुशी होती है। वही हम ट्रॉय के फ्रेंड कोनार्ड को भी देखते हैं, जो वैसे तो ट्रॉय से आर्मी रैंकिंग पोस्ट में नीचे है, लेकिन फिर भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई भेदभाव नहीं होता दोनों में। अब कोनार्ड का सपना यह है कि वो एक दिन ट्रॉय जैसा बनेगा, मतलब ऊंची पोस्ट वाला। इसके बाद शाम में हम मेजर आर्की को देखते हैं, जो कि उस वक्त कैथी नाम के एक जर्नलिस्ट के साथ थोड़ा एंजॉय करने में लगा होता है। इसी बीच वहाँ पर कर्नल हॉर्न एडिना नाम के एक टीवी रिपोर्टर के साथ पहुंच जाते हैं और दोनों ही मेजर आर्ची का ये कार्यक्रम देख लेते हैं। कर्नल को तो गुस्सा आएगा ही ना जब कोई ऐसा करेगा, पर उससे ज्यादा गुस्सा एडिना हो जाती है, क्योंकि एडिना की कॉम्पिटिटर कैथी ही थी और दोनों यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि दोनों को कुछ नई स्टोरीज मिल जाए, जिससे वो दोनों अपने न्यूज़पेपर कंपनी में पब्लिश कर पाए। लेकिन कैथी ने स्टोरीज निकालने के लिए कोई दूसरा ही रास्ता चुना, थोड़ा पर्सनल, क्योंकि ऑफिसर बिना किसी वजह के क्यों अपना समय किसी जर्नलिस्ट को देंगे, और एडिना कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, मतलब इस तरह की हरकतें, इसलिए वो आर्की पर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी रात कर्नल आर्की पर गुस्सा करता है और उसे एडिना को कुछ रियल स्टोरीज देने की जिम्मेदारी दे देता है। अब अगली सुबह अमेरिकन आर्मी सभी इराकी ऑफिसर्स को टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, जिसके लिए वो पहले उनके कपड़े निकलवा देते हैं। तभी एक इराकी ऑफिसर अपने कपड़े निकालने से बिल्कुल मना कर देता है और फिर इसके लिए वहाँ पर ट्रॉय और कोनार्ड को भेजा जाता है और वो उसे जबरदस्ती कपड़े निकालने के लिए कहते हैं। और तब उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बात है, इसलिए ये कपड़ा नहीं निकाल रहा है। असल में दोस्तों वो एक मैप को छुपा रहा होता है, जिसमें एक बंकर में ढेर सारे सोने और कीमती चीजें रखी हुई है, उसका मैप। ट्रॉय और कोनार्ड उस मैप को चीफ एल्गिन के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मैप पर लिखे हुए वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे। एल्गिन फिर उस मैप को देखकर ये पता करने लग जाता है कि आखिर ये जगह है किधर। तभी वहाँ पर आर्की भी आ जाता है, जिससे जब इस मैप के बारे में पता चलता है ना, तो वो इसे एक मौके की तरह देखता है, जिससे वो जिंदगी भर के लिए ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है। वो ट्रॉय, कोनार्ड और एल्गिन को अपना प्लान बताता है, जिसमें वो चारों मिलकर इस मैप वाली जगह पर जाएंगे और वहाँ जाकर सोने का पता लगाएंगे, जिसके बाद वो चारों सोने को अपने आपस में बांट लेंगे और बच्ची भी जिंदगी आराम से बिताएंगे। ये प्लान बाकी तीनों को भी बहुत पसंद आ जाता है और वो चारों अगले दिन इस सोने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए आर्की सभी से कहता है, यार हमें इस प्लान में जरा भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीज फायर होने की वजह से कोई भी अमेरिकन आर्मी को नहीं रोकेगा और हम जल्दी सोने का पता लगा लेंगे। अब रास्ते में जाते हुए हम ट्रॉय और कोनार्ड को मस्ती में कुछ बॉल्स को हवा में उड़ाकर उसे गन से शूट करके फोड़ते हुए देखते हैं। अब आर्की उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उनमें से कुछ बॉल्स में एक्सप्लोजिव भी रखे हुए थे। अब अगला ही बॉल वो होता है जिसमें एक्सप्लोजिव रखे हुए थे, जिससे वो बहुत जोर से पड़ता है। वहां से जाते हुए आर्की उन्हें रोड पर लगे हुए लैंडमाइंस भी दिखाते हुए जाता है, जो कि बहुत ही चालाकी से छुपा कर लगाए गए थे। खैर कुछ ही देर में चारों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मैप पर निशान बनाया हुआ था। लेकिन दोस्तों अजीब बात ये होती है कि वहां पर पहुंचते ही सभी इराकी सिटीजन्स उन चारों से मदद मांगने लग जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से बचाओ प्लीज, जिसका कारण सिर्फ आर्की को समझ में आ जाता है और वो अपने तीनों साथियों से कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने इराकी सिटीजन्स को सदाम हुसैन के खिलाफ विरोध करने के लिए कहा था, तो ये सभी अभी कर रहे हैं, इसलिए इनकी खुद की गवर्नमेंट और आर्मी अब इन्हें टॉर्चर करके इनके साथ कैदियों जैसा बर्ताव कर रही है। अब इतना कहते ही आर्की तीनों के साथ वहाँ बने एक बंकर में जाता है, जहाँ उन्हें कई और सिटीजन मिलते हैं जिन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर इन चारों को देखकर सभी लोग सरेंडर करने को तैयार हो जाते हैं, जिस पर आर्की एक आदमी को धमकाते हुए पूछता है कि इस मैप में जिस सोने का बंकर बताया गया है वो कहाँ पर है। वो आदमी कहता है कि सर वो दूसरे टाउन में है और अभी तो आप लोग गलत जगह पर आ चुके हैं। जिसके बाद चारों वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ के सिटीजन उनसे खाने पीने की चीजें मांगने लग जाते हैं, क्योंकि उन बेचारों को वहाँ पर उतना भी नसीब नहीं हो रहा था। जिस पर ये चारों अपनी जेब में रखे हुए कुछ खाने की चीजें उनको दे देते हैं और वहाँ से दूसरे टाउन की ओर निकल जाते हैं। अब वहाँ जाते वक्त बीच रास्ते में आर्की जीप को रोकता है और कहता है, मुझे पता चल चुका है कि वो खजाना आखिर है कहाँ। असल में वो उसी टाउन में है जहाँ से हम अभी आए हैं। अब बाकी के तीनों पूछते हैं कि तुम इतने श्योर कैसे हो। जवाब में आर्की कहता है कि मैप में उसी टाउन के बारे में बताया गया है और वहाँ से जाते हुए मैंने एक कुएं जैसा बंकर देखा था, जिसके आगे 2 इराकी सोल्जर्स खड़े थे। अब सोल्जर्स वहाँ खड़े थे, इसका मतलब वहाँ कुछ तो कीमती चीज है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए उनको वहाँ पर रखा गया है। यही सोचकर ये चारों उस टाउन में जाते हैं और उस बंकर को खुलवाते हैं, जिसके अंदर एक अलग ही रास्ता बना होता है, जिसमें जाने पर उन्हें कई इराकी सोल्जर्स वहाँ मजे मारते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर सभी एंजॉयमेंट की चीजें होती है और चारों तरफ कई टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस भी। अब आर्की उनमें से एक को सोने के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देने से बिल्कुल मना कर देता है। थोड़ी देर वहाँ पर ढूंढने पर आर्की को वो कमरा मिल जाता है जहाँ पर सोना और बाकी कीमती चीजें रखे हुए हैं। बंकर के बाहर तो कोनार्ड पहरा दे रहा था और अंदर तीनों सोने को कैसे लेकर आए यही सोच रहे होते हैं, क्योंकि जैसे वो सोने के बैग्स को उठाते हैं वो वहीं फट जाते हैं। इसके बाद उन्हें वहाँ पर ढेरों सारे लग्जरियस ब्रांड्स के बैग मिलते हैं, जिसमें एक एक करके वो सारा सोना भर देते हैं और इराकी सोल्जर से कहते हैं, हम यहाँ चोरी करने नहीं आए, हमें बस कुवैत
कुवैत का सोना उसे वापस लौटाना है। असल में दोस्तों ये कीमती चीजें, ये सोना इराक ने कुवैत से ही वॉर के समय पर चुराया था। ये सुनकर तो वो सोल्जर्स भी उनकी मदद कर देते हैं और बाहर एक ट्रक में उसको रखवा भी देते हैं। उसी दौरान उस बंकर में आर्की आमिर नाम के एक रिबेलियन इराकी सिटीजन से मिलता है, जिसे मिलिट्री ने लंबे समय से कैद करके रखा हुआ है। आर्की आमिर और वहाँ के कई रिबेलियन को आजाद करवाता है और सोने को लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक इराकी सोल्जर आमिर की वाइफ को शूट करके मार डालता है। अब ये देखकर तो आर्की वहाँ से अकेले जाने का फैसला बदल लेता है। वो अब उन रिबेलियन को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि उनमें से कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र अभी कैदी बनकर रहने लायक नहीं है। ये सोचकर आर्की उस सोल्जर के पास जाता है जिसने अभी उस रिबेलियन की वाइफ को मारा था और उसे मारते हुए वहीं गिरा देता है। फिर वहाँ इन चारों और इराकी सोल्जर्स के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें ये चारों उन पर काफी भारी पड़ते हैं और फायरिंग के कुछ ही पल के बाद वहाँ के आधे इराकी सोल्जर्स जमीन पर पड़े होते हैं और आधे अपने हाथ ऊपर खड़े करके सरेंडर कर रहे होते हैं। आर्की फिर उन सभी सिविलियंस को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाने लग जाते हैं, जिसके कुछ देर के बाद ही ये बात इराक की आर्मी के हेड को पता चल जाती है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, क्योंकि दोनों कंट्री ने सीज फायर का एग्रीमेंट साइन किया था और उसके बावजूद उनके सोल्जर्स को मारा गया है। बताओ। इसके बाद वो उन पर हमला करने का फैसला करता है और कुछ देर बाद ही आर्की की जीप के आगे कई बॉम्ब्स गिरते हैं, जिनकी गैस से उन्हें कुछ देर के लिए बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। उसी बीच ट्रॉय और कोनार्ड ये नोटिस करते हैं कि उनकी जीप एक लैंडमाइन की तरफ जा रही है, जिसके बारे में वो चिल्लाकर सबको बताते हैं और अगले पल सभी जीप से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। अभी ट्रॉय ये देखता है कि आमिर के 2 बच्चे भागते हुए लैंडमाइन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से भागकर उन्हें पकड़ता है और उनकी जान बचा लेता है। लेकिन इसमें ट्रॉय खुद फंस जाता है दोस्तों, क्योंकि तब तक वो अपने साथियों से दूर आ चुका होता है और अब इराकी सोल्जर्स वहां पहुंच चुके हैं, जो बिना समय गंवाए ट्रॉय को वहीं पर कैद कर लेते हैं। तभी दूसरी तरफ हम एक बड़े इराकी रिबेलियन ग्रुप को देखते हैं, जिसका आमिर लीडर होता है और यही वजह है कि सिर्फ आमिर को ही उसी बंकर के अंदर टॉर्चर करके कैद करके रखा हुआ था। ये रिबेलियन ग्रुप आर्की, कोनार्ड और एल्गिन को अपने बंकर्स में लेकर जाते हैं, जो कि उन्होंने कई जगह बनाए होते हैं। वहां पर सभी रिबेलियन इन तीनों का बहुत ख्याल रखते हैं, जिनके बिहेवियर को देखकर आर्की उन सभी लोगों से वादा करता है कि मैं आप सभी को यहाँ से सेफली दूसरी कंट्री में पहुंचा दूंगा। वहीं पर हम ट्रॉय को देखते हैं, जिसे एक बंकर के रूम में कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था ना, इसीलिए। वहां कमरे में ट्रॉय को कई सेल फोन्स मिलते हैं, जिनमें वैसे तो एक भी काम का नहीं होता, पर फिर भी नसीब से एक फोन काम कर रहा होता है। ट्रॉय किसी तरह उससे अमेरिका में अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और उसे अपनी लोकेशन बताते हुए कहता है कि अभी आर्मी हेडक्वार्टर को कॉल करो और उन्हें बताओ कि मैं यहाँ कैद हूँ। दूसरी ओर हम कर्नल हॉर्न को बेस पर देखते हैं, जहाँ वो नोटिस करता है कि चारों सोल्जर्स 2 दिन से कहीं गायब है। इसके बाद पूछताछ करने पर पता चलता है कि उन सभी को इराकी सोल्जर से एक मैप मिला था। हॉर्न इससे समझ जाता है कि जरूर उस मैप में कोई कीमती चीज का नक्शा रहा होगा, इसलिए ये चारों एक प्राइवेट मिशन बनकर उस चीज को ढूंढने गए हैं। अब सीन वापस ट्रॉय पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक इराकी सोल्जर ट्रॉय को बहुत देर से टॉर्चर कर रहा है। वो ट्रॉय को बार बार बिजलियों के झटके देता है, जिससे ट्रॉय की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसी वजह से ट्रॉय से ये पता चलता है कि ट्रॉय हाल ही में पिता बना है, जिस पर वो सोल्जर अपनी कहानी ट्रॉय को बताता है। तो ट्रॉय से कहता है कि वार के साथ मैंने सदाम का साथ दिया था ताकि मेरा परिवार शांति से आगे की जिंदगी बिता पाए, लेकिन उसके बदले अमेरिकन ने मेरी फैमिली पर बॉम्ब्स गिराया, जिसमें मेरी बीवी और मेरी छोटी बच्ची की मौत हो गई। इतना कहकर वो सोल्जर ट्रॉय से एक सवाल पूछता है कि तुम अपनी फैमिली को इस जगह रख कर देखना, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता तो तुम क्या करते? ट्रॉय बेचारा शांत हो जाता है। दूसरी तरफ आर्की आमिर के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि कैसे वो ट्रॉय को वहां से छुड़ा सकते हैं। आर्की आमिर से पूछता है कि एक बात बताओ, ये लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? आमिर का जवाब होता है सदाम से। जिसके बाद ये सभी वहां से दूसरे टाउन में जाते हैं, जहाँ के लोग सदाम के खिलाफ थे, इसलिए इनके आते ही वहाँ सभी बहुत ही जल्दी इनके दोस्त बन जाते हैं। वहाँ एक इराकी कमांडर भी होता है, जिसके पास ढेरों लग्जरियस कार की कलेक्शन होती है और ये इसने वार के वक्त कुवैत से चुराई थी। इसको देखकर आर्की का भी मन करता है कि काश मेरे पास भी ऐसी और कार होती। तभी वो कमांडर को थोड़ी पेट्रियोटिक बातें बताता है और उससे एक लंबा चौड़ा स्पीच सुनाते हुए एंड में कहता है, मुझे इतने खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारी एक लग्जरी कार की तो जरूरत पड़ेगी। जिस पर कमांडर के अंदर 2 सेकंड के लिए तो बिल्कुल अपने हिंदुस्तानी भाव की आत्मा आ जाती है कि निकल। खैर कमांडर अपनी भाषा में उसको 2-3 अच्छे शब्द तो बोल ही देता है। वो और ज्यादा बोलता, इससे पहले आर्की समझ जाता है कि यहाँ गंगू तिली ना बनकर राजा भोज बनना पड़ेगा और वो अपने बैग से कुछ गोल्ड के बार्स निकालता है और कमांडर को वो देते हुए उससे 3 लग्जरी कार खरीद लेता है। आगे यहाँ से सभी उसी बंकर के पास जाते हैं, जहाँ पर ट्रॉय को कैद किया गया है। लेकिन वहाँ पर पहुंचने से पहले आर्की बहुत जीनियस आइडिया लगाता है। उसे ये बात पता थी कि सभी सदाम से डरते हैं, इसलिए वो अपनी कार के आगे 2 इराकी फ्लैग्स लगाकर उसे पूरी तरह सदाम हुसैन की कार की तरह बना देता है, जिससे उन्हें ऐसा लगे कि सदाम उनकी तरफ आ रहा है। इस प्लान को और अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए वो एक सिविलियन को सोल्जर का कपड़ा पहनाकर बंकर पर भेजता है, जो वहाँ पर जाकर ये खबर देता है कि यहाँ पर सदाम आ रहे हैं और वो वॉर होने की वजह से सभी सोल्जर्स पर गुस्सा भी है। अब उन्हें इतना गुस्सा है कि वो आते ही सभी को मार देंगे। अब इससे होता ये कि इस डर से आधे सोल्जर्स तो बंकर से भाग ही जाते हैं, जिसके बाद आर्की, कोनार्ड, एल्गिन रिबेलियंस के साथ वहाँ पहुंचकर बचे हुए आधे सोल्जर्स को ठिकाना लगा लेते हैं और इसी बीच वो ट्रॉय को भी बचा लेते हैं। पर उसी वक्त 2 इराकी सोल्जर्स छुपे होते हैं वहाँ पर, जो कि ट्रॉय और कोनार्ड को शूट कर देते हैं, जिसमें आर्की किसी तरह ट्रॉय की तो जान बचा लेता है, पर कोनार्ड इसमें मारा जाता है। अब आर्की को सभी रिबेलियंस को इराक के बॉर्डर के उस तरफ ले जाना है, इसलिए वो अपने एक दूसरे आर्मी फ्रेंड वॉल्टर को कॉल लगाता है, जो कि उस वक्त मेन बेस पर होता है और वो वॉल्टर को कुछ पैसों का ऑफर देकर यहाँ 3 ट्रक्स को लेकर आने के लिए कहता है, जो कि उन रिबेलियंस के लिए था ऑफ कोर्स, जो उन लोगों की बॉर्डर पार करने में हेल्प करेंगे। साथ ही वो जर्नलिस्ट एंड्रिया को भी लाने के लिए कहता है। इसका कारण क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर आप उससे पहले गैस कर लिए तो बहुत बढ़िया। आगे वॉल्टर ट्रक्स और एंटियाना को लेकर वहाँ पहुंच जाता है और एंटियाना आकर रिबेलियंस की स्टोरी को कवर करने लगती है, जहाँ पर अपना आर्की एक मिलिट्री ऑफिसर बिना किसी सेल्फिशनेस के रिबेलियंस की मदद कर रहा है, इस स्टाइल में वो कवर करती है अपनी स्टोरी
को। आर्की तब सभी रिबेलियंस को बॉर्डर पार करवा देता है और उसे इराक की आर्मी रोकती भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त इराक अमेरिका के कंट्रोल में था ना। लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल हॉर्न आकर रिबेलियंस को रोक देता है, जिसके बाद आर्की अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कर्नल से एक डील करता है कि हमें जो सोना मिला है मैं सभी लौटा दूंगा, बस तुम इसके बदले रिबेलियंस को जाने दो। इस डील को कर्नल मान जाता है और रिबेलियंस हमेशा के लिए उस नरक से बच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी से छुपकर काम करने के लिए आर्की, ट्रॉय और एल्गिन को कोर्ट मार्शल हो जाता है, पर उन्हें उसके बदले एक रिस्पेक्टफुल रिटायरमेंट भी दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है एंड्रियाना की वो रिपोर्टिंग, जिसमें उसने इराकी रिबेलियंस की मदद करते हुए आर्की और बाकी दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है, जिससे लोगों के बीच इन तीनों की इमेज बहुत अच्छी हो जाती है और ये कोर्ट मार्शल से बच जाते हैं। हालांकि इसका अंदाजा पहले से आर्की को हो गया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए उसने वॉल्टर को एंड्रियाना को अपने साथ लाने को कहा था। बाकी आपने कुछ और सोचा होगा तो वो अलग बात है। तो मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि अब तीनों आर्मी में तो है नहीं, पर अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि कुवैत को इराक ने उसका गोल्ड वापस कर दिया है, पर उसमें कुछ गोल्ड कम है, जो कि हो सकता है कि शायद आर्की ने बाकी दोनों के साथ मिलकर कुछ गोल्ड पहले ही छुपा लिया हो, ताकि वो बाकी की जिंदगी आराम से जी पाए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।